हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिविजय ट्यूटोरियल क्लासेस। जैसे कि आप लोगों ने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखे होंगे, यह पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 2 लेक्चर है। इसमें जैसे हमने पिछले पार्ट 1 में 10 एमसीक्यू क्वेश्चन किए थे, प्रीवियस क्वेश्चन आंसर, ठीक है। वैसे ही इसमें भी 10 प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ जो फैक्ट बताए थे पिछले क्लास में वैसे ही फैक्ट बताएंगे। तो आप नोटबुक रखें, ठीक है, और उसको नोट डाउन करते चले, ठीक है। ओके, देखिए जो भी बच्चे फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं प्लीज़ वो जाकर फर्स्ट लेक्चर पहले देखें, ठीक है, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कुछ कराए हुए हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहाँ से जाके इजीली देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आज। ओके, जैसे देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि द इंडियन गवर्नमेंट अमेंड प्रोविजंस ऑफ डाउरी एक्ट। डाउरी एक्ट क्या होता है? देखिए डाउरी एक्ट यहाँ हिंदी में लिखा है कि भारत सरकार ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन किया है, यानी दहेज प्रतिषेध इसको हिंदी में बोलते हैं। यानी डाउरी एक्ट क्या होता है ये पता होना चाहिए और ये कब आया है। देखिए डाउरी का मतलब हुआ दहेज, इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक। देखिए दहेज एक्ट कब आया था, पहले इसका आंसर मैं दे देता हूँ कि दहेज एक्ट आपका मई 1961 में आया था। 1961 में आया था, ठीक है। 1 मई 1961 में आया था आपका डाउरी एक्ट। देखिए अब डाउरी क्या होता है, दहेज क्या होता है? जैसे आप किसी लड़की से आपका शादी होता है, आप उनके द्वारा कुछ भी गिफ्ट लेते हैं। जैसे मान लीजिए गिफ्ट में कुछ भी हो गया, कार हो गया, पैसा हो गया, ठीक है, कार, पैसा या ज्वेलरी, एनीथिंग्स आप वो लेते हैं, वो सब क्या है? डाउरी है, वो सब दहेज है। आप लड़कियों के द्वारा कुछ भी गिफ्ट में लेते हैं वो सब दहेज है। तो ये डाउरी एक्ट आया था आपका 1961 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ जेट एयरवेज। अब ये देखिए जेट एयरवेज क्या होता है। जैसे आप देखे होंगे एयरलाइंस, एयरलाइंस यानी एरोप्लेन जिसपे लिखा रहता है जेट एयरवेज, इंडियन इंडियन फ्लाइट, ठीक है, जेट एयरवेज, एयर इंडिया, वैसे लिखा रहता है। वही एक तरह का एक एयरलाइन है, ठीक है, जो हवाई जहाज है। हवाई जहाज का आप सुने होंगे, हवाई जहाज है, उसके ऊपर ये लिखा रहता है जेट एयरवे। कंपनी का नाम जैसे होता है ना, वैसे ही एयर इंडिया। तो यहाँ पूछ रहा है कि द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ जेट एयरवे, जेट एयरवे का फाउंडर कौन है? तो जेट एयरवे का आपका फाउंडर कौन है? नरेश गोयल। आपका आंसर क्या होगा? नरेश गोयल। अब इससे जुड़ी कुछ चीजें जान जाते हैं कि क्या होता है। देखिए जेट एयरवेज का स्टेब्लिश किया गया था, यानी 1 अप्रैल, ये चीज आप नोट डाउन करिएगा, ठीक है। 1 अप्रैल 1992 में जेट एयरवेज को स्टेब्लिश किया गया था। और देखिए ये इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट एयरलाइन है, इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट एयरलाइन है, ठीक है। ये देखिए यह 3000 3 के का मतलब होता है ना 30, ठीक है। देखिए 3000 फ्लाइट ऑपरेट करता है डेली वर्ल्ड वाइड में, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि जेट एयरवेज के फाउंडर एंड चेयरमैन कौन है? नरेश गोयल। इनको स्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1992 में, ठीक है। ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ऑपरेट फ्लाइट है, यानी ये इंडिया में सब मतलब सेकेंड लार्जेस्ट एयरलाइन है, ठीक है। ये ज़्यादा ऑपरेट डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, ये वर्ल्ड वाइड में काम करता है पूरा, मतलब ऑल ओवर इंडिया भी इससे फ्लाइट जाती है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट डे सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज चेयर बाय, ये किनके द्वारा फर्स्ट जो सेशन हुआ था ना वो किनके द्वारा चेयर किया गया था, ठीक है। तो देखिए कभी भी क्वेश्चन आप पढ़िए ना तो उनको एक बार नहीं समझ में आए तो 2-3 बार पढ़िएगा। ये नहीं कि एक बार पढ़ लिए और क्वेश्चन जस्ट आंसर तुक्का लगा दिए कि यही आंसर होगा। आप उनको एक बार अच्छे से रीड कीजिए, फिर उसको दूसरे बार भी अच्छे से रीड कीजिए, और साथ ही साथ ऑप्शन को भी अच्छे से रीड किया जाता है। ओके, तो देखिए आपका अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे
ये क्वेश्चन के अलग में हम बात करते हैं कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे एग्जाम में आ गया कि फर्स्ट मीटिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कब हुआ था, जैसे हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था, तो फर्स्ट मीटिंग आपका हुआ था 9 दिसंबर 1946। पूछा जाएगा कि फर्स्ट मीटिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, उसमें कितने मेंबर थे, कितने मेंबर भाग लिए थे, 2 से 11 मेंबर भाग लिए थे। ठीक है, हो गया, ये रहा आपका इससे जुड़े फैक्ट। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि द फर्स्ट डे सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज चेयर बाई, ये आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्यों होगा मैं बता दे रहा हूँ। देखिए उस समय जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट दिन मीटिंग हो रहा था तो उस समय हमने फ्रेंच, जो फ्रेंच था, फ्रेंच के अकॉर्डिंग हमने सदस्य जो अध्यक्ष है प्रेसिडेंट को चुना गया था। तो उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट मतलब जिनका एज ज़्यादा होता है, सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे उसमें, तो इसीलिए इनको चुना गया, क्योंकि फ्रेंच में सबसे जो ओल्डेस्ट लोग होते हैं उनको ही प्रेसिडेंट चुना जाता है, तो इनको प्रेसिडेंट चुना गया। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट जो थे टेम्पोररी थे, नॉट परमानेंट, टेम्पोररी थे। ये भी क्वेश्चन आपसे आ जाता है एग्जाम में कि सच्चिदानंद सिन्हा प्रेसिडेंट परमानेंट थे या टेम्पोररी, तो क्या थे, ये टेम्पोररी थे। जब इनका डेथ हो गया तो फिर ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे परमानेंट असेंबली के चेयर किए। ठीक है, तो ये हो गया आपका इससे जुड़ी कुछ इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्टिंग ऑफ, देखिए इंडिया पार्लियामेंट कंसिस्टिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर लोकसभा, लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। देखिए ये आपका उत्तर प्रदेश के एग्जाम में आया हुआ है। देखिए जो भी जिस एग्जाम में आ रहा है या तो यहाँ पे लिखा रहा है कि इस स्टेट में आया हुआ है या उसके नीचे, तो सोच लीजिए कितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाएंगे जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है, वही कराया जाएगा। तो देखिए पार्लियामेंट के ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, 3 अंग होते हैं। कितने, 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो पार्लियामेंट के कौन कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। देखिए इसमें दिया है, हाँ, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। आंसर क्या हो जाएगा आपका, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। आंसर नंबर डी यहाँ दिया हुआ है। देखिए अब एक चीज और मैं बता दे रहा हूं कि अगर क्वेश्चन कभी पूछ दिया कि लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, तो 545। ठीक है, और राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं, तो 245। याद रखिएगा। ठीक है, लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, राज्यसभा में कितने मेंबर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंग्लो इंडियन हु कैन बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा। अब देखिए यहाँ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंग्लो इंडियन हु कैन बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा। अब देखो एंग्लो इंडियन क्या होता है ये आप जानिए। एंग्लो इंडियन ना, जैसे मतलब जो लोग, जैसे अंग्रेज हमारे देश में राज किए थे, ठीक है, वो राज करके राज किए, उसके बाद हमारा देश आज़ाद हो गया तो वो देश छोड़ के चले गए, और उसके बावजूद भी जो लोग अंग्रेज हमारे इंडियन में रह गए हैं, हमारे देश में रह गए हैं, उनको क्या कहा जाता है, एंग्लो इंडियन। ठीक है, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन का मतलब हुआ कि अभी मैंने बताया कि जो लोग देश आज़ाद होने के बाद वो हमारा देश छोड़कर चले गए थे और कुछ लोग यहाँ रह गए थे, वही लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, एंग्लो इंडियन। ठीक है, तो एंग्लो इंडियन कितने होते हैं, 2 होते हैं। आपके लोकसभा में हम 545 मेंबर होते हैं टोटल, उसमें से 543 को हम इलेक्ट करते हैं
और 2 मेंबर जो होते हैं उनको क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, नॉमिनेट करते हैं। तो वही 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। समझ गए एंग्लो इंडियन क्या होते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 16 नंबर क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन, ये देखिए उत्तर प्रदेश में आया हुआ है, किस दिन को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को एडॉप्ट किया गया था? किस दिन को एडॉप्ट किया था? 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को एडॉप्ट किया गया था। और कब इसको अपनाया गया था, कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। अब देखिए कभी कभी एक फैक्ट भी आता है, चलिए आप लोग ये इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि 26 जनवरी को ही कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों लागू किया गया था? आप कमेंट में आंसर देंगे कि 26 जनवरी को ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों लागू किया गया। 25 को भी तो कर सकते थे, 23 को भी तो कर सकते थे, लेकिन 26 जनवरी को ही क्यों किया गया था? आप ये कमेंट में आंसर देंगे। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें इसका आंसर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इज, ओके देखिए हमारे द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इज। अब देखिए सबसे पहले मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि प्लानिंग कमीशन क्या होता है और नीति आयोग भी बताया था। ठीक है, नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन दोनों हमने बताया था। आपको याद होंगे, जिन बच्चे को वो अच्छा है, जिनको याद नहीं है वो फिर से बता देते। प्लानिंग कमीशन है क्या होता है? ये आपका जैसे 5 ईयर प्लान आया था ना, वैसे ही एक प्लानिंग कमीशन आता है कि ये प्लान किया जाता है कि हमें क्या क्या करना है। ठीक है, तो ये प्लानिंग कमीशन है। ये आपका 5 ईयर्स प्लान 1951 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन को 2014 तक रहा, यानी 2014 तक ये रहा। जैसे ही बीजेपी का सरकार आया, प्लानिंग कमीशन को हटा के उसको नीति आयोग में बदल दिया गया। ठीक है, और नीति आयोग के बदलने के बाद नीति आयोग को कब बदला गया? अगर कभी कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है कि नीति आयोग को कब लागू किया गया था, तो 1 जनवरी, हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, 1 जनवरी को 2015 को लागू किया गया था। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग को लागू किया गया था। समझ गए? देखिए नीति आयोग का भी चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। प्लानिंग कमीशन का भी चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो आंसर क्या होगा आपका? बी। हमने पहले ही बताया था कि नीति आयोग आपका बॉटम टू टॉप काम करता है, यानी नीचे से ऊपर काम करता है। ठीक है, नीचे से ऊपर काम करता है, यानी पंचायत, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, देन सेंटर। और प्लानिंग कमीशन क्या होता था? ऊपर से नीचे काम करता है, जैसे सेंटर, फिर स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर ब्लॉक, फिर पंचायत। समझ गए? ये रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा हैज बीन फिक्स। देखिए उत्तर प्रदेश बोर्ड में आया हुआ है। सोच लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो आपको बताना है कि लोकसभा के मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है, कितनी अधिकतम संख्या होगी लोकसभा की। देखिए लोकसभा की संख्या कितनी होती है? 545। हमने बताया ना 545 तो संख्या होती है, उसमें से 2 क्या होते हैं आपके? एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन बता दिए, जो विदेश के लोग हैं, अभी तक हमारे इंडिया में रह रहे हैं, वो है एंग्लो इंडियन, अंग्रेज लोग। ठीक है, और मैक्सिमम कितने होते हैं? मैक्सिमम होते हैं 550। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि राज्यसभा के मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं। ठीक है, तो वो ये होते हैं 250। कितने होते हैं? 250। और इसमें 245 आपके मेंबर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इसमें से 233 इलेक्ट करके आते हैं, यानी उनको हम चुन के भेजते हैं, और 12 जो होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं। समझ गए? और 12 में क्या क्या आ जाते हैं? जैसे आर्ट, साइंस, ठीक है, स्पोर्ट, इन सब में से 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। समझ गए? जैसे आपका 545 में 2 जो थे आपका एंग्लो इंडियन थे, तो उनको नॉमिनेट करते थे। जैसे
वैसे इसमें बाड़े जो लोग होंगे ये किस ओर से आएंगे, जैसे कहने का मतलब जो स्पोर्ट्स से जो होंगे, जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर हो गए, जो आपके लिटरेचर से होंगे, साइंस से होंगे, ये सारे लोग आएंगे, फिल्म इंडस्ट्री से भी लोग आते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके बाड़े जो लोग हैं नॉमिनेट किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी फिल ऑफ विद इन, कितने दिन में प्रेसिडेंट के ऑफिस खाली हो जाते हैं? हर 6 महीने के बाद प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हो जाते हैं। देखिए राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भीतर भरा जाना चाहिए 6 महीने के अंदर। उसको मान लीजिए अगर प्रेसिडेंट है, ठीक है, अगर पोस्ट इनका वैकेंट हो गया यानी खाली हो गया, तो आप 6 महीने के अंदर उनको फुलफिल कीजिए भाई। ठीक है, तो 6 महीने के अंदर उनको फुलफिल किया जाए। देखिए ये भी उत्तर प्रदेश के बोर्ड में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट इज, इंडिया आपका सेकुलर स्टेट। देखिए अब पहले हम आपको बता देते हैं कि सेकुलर के मतलब क्या हुआ। सेकुलर स्टेट, सेकुलर स्टेट, देखिए सेकुलर के मतलब हुआ ना कि अगर मान लीजिए हमारा इंडिया सेकुलर कंट्री है, ठीक है, सेकुलर कंट्री का मतलब यहाँ हर रिलीजन रहते हैं, जैसे मान लीजिए हिंदू, ठीक है, मुस्लिम, सिख, ठीक है, आपके क्रिश्चियन, ठीक है, जैन, मतलब हर रिलीजन के लोग, हर धर्म के लोग हमारे इंडिया में रहते हैं, हर धर्म के लोग। ठीक है, तो इसीलिए ना सेकुलर कंट्री कहा गया है। जिस भी देश में हर धर्म के लोग रहेंगे उस देश को सेकुलर कंट्री कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट इज इन काउंसिएट, तो देखिए प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सिटीजनशिप प्रोविजन। तो आपका आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना। जब संविधान की प्रस्तावना है ना, उसमें लिखा होता है आपका कि हमारा इंडिया जो है सेकुलर है। समझ गए? ठीक है, देखिए ये जो नीचे लिखा है ना, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सिटीजनशिप प्रोविजन, ये सब चीज़ हम पढ़ाएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा। आपका MCQ सीरीज खत्म जैसे हो जाएगा, मान लीजिए कि आपका MCQ हम सीरीज ये करवा रहे हैं, ये आपका MCQ सीरीज खत्म हो गया आपकी एग्जाम से पहले, तो हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में ज़्यादा आने के चांसेस हैं, उनको हम बहुत जल्दी एक लेक्चर, दो लेक्चर डाल के उनको ख़त्म कर देंगे। पॉलिटिकल साइंस से, इकोनॉमिक्स से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चन जिसमें से आने के ज़्यादा चांसेस हैं, हमें लगेगा उन पे हम लेक्चर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा और MCQ भी करा देंगे। बाकी आपका MCQ सीरीज तो ये चलेगा ही, एग्जाम के लास्ट तक आपको MCQ सीरीज करवाया जाएगा। ठीक है, और देखिए जैसे यह लिखा हुआ था ना यहाँ आपका फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सिटीजनशिप प्रोविजन, तो वैसे ही आपको फंडामेंटल राइट हम पढ़ा देंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ा देंगे, सिटीजनशिप प्रोविजन पढ़ा देंगे, पर ये अभी आपके एग्जाम में नहीं आएंगे ये सब चीज़ें, ये थोड़ा टफ लेवल के होंगे। जो बच्चे जैसे मान लीजिए कि आप बड़े होंगे, अगर UPSC स्टेट PCS का तैयारी करेंगे, चाहे SSC वगैरह की तैयारी करेंगे, तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके सिलेबस में ये नहीं है, तो इन्हें हम पढ़ेंगे नहीं, बाकी आपको नॉलेज के लिए इसे अपलोड किया जाएगा, इन सारे चीज़ों को सब चीज़ पढ़ाया जाएगा आप लोग। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए जोश के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।